नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं हमारी आज की जो प्रमुख खबर है, जिस पर लगातार एनडीटीवी रिपोर्टिंग कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो सुरंग में अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं। आज 11वां दिन है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, उसके काम में अब सकारात्मक प्रगति हुई है, यानी कि और थोड़ी तेजी पकड़ी है। मशीन ने पूरी रात काम किया है और 39 मीटर तक जो पाइप है वो अंदर पुश किया जा चुका है। रेलवे विकास निगम के वैज्ञानिकों ने साइड से माइक्रो सुरंग बनाने का जो काम है उसके लिए रात भर खुदाई की है। रात भर चली मशीन से सकारात्मक संकेत मिले हैं। वहीं बड़कोट की तरफ से टनल का जो दूसरा छोर है वहां पर टीएचडीसी और ओएनजीसी की खुदाई जारी है। यहां भी रात भर काम चला है। तो तीन तरफा जो कोशिश की जा रही है उसमें इस वक्त यही उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी तेजी आई है और इस बीच यहां पर जल्द ही कुछ खुशखबरी मिल सकती है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर रावत हमारे सहयोगी लगातार यहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किशोर, ये जो तीन तरफा कोशिश की जा रही है, क्या अभी के ताजा हालात हैं? मजदूरों से आखिरी अब कब बात हुई थी, उनके क्या हालात हैं? देखिए, ताज़ा हालात में ये जानकारी मिली है। फिलहाल मजदूरों की हालात ठीक है, उनके स्वास्थ्य ठीक है, उनको खाने पीने की चीज़ें दी जा रही है। कुछ उन्होंने कहा था कि टूथब्रश और उनको चाहिए, वो भेजा गया। चूँकि काफ़ी टाइम से वो अंदर है, उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, उनको वहाँ भेजा गया जो पाइप से आया था। दूसरी बात ये है कि जो ऑफिशियल ने जानकारी दी थी कि 39 मीटर्स तक ड्रिल कर दिया गया है। और 39 इसलिए बोला, वैसे वो 42 मीटर है, 39 इसलिए बोला कि कुछ मीटर बाहर जो नेक्स्ट पाइप लगेगा उसको जोड़ने के लिए, यानी 42 मीटर यानी 7 पाइप जा चुके हैं, 6-6 मीटर के, और 8वां पाइप वेल्डिंग हो चुका है। यानी जब तक हम ये दर्शकों को अपनी खबर बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं, तब तक वो जो 8वां पाइप वो इंस्टॉल हो चुका होगा। हालांकि अभी ऑफिशियल्स ने बताया नहीं है, लेकिन क्योंकि जो टाइमिंग है, क्योंकि जिस उन्होंने कहा था कि टाइमिंग है एक पाइप यानी 6 मीटर का लगभग 1 घंटे में जाता है। यानी जो उन्होंने उनकी जानकारी दी हुई, करीबन 2 घंटे गुजर गए तो लगभग वो वेल्डिंग हो चुका था। वेल्डिंग होने में करीबन 20 मिनट से 30 मिनट लगते हैं। वो ठंडा होता है, उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो लगभग जो फासला है वो बेहद कम होता जा रहा है। 18 मीटर बचा है। ऑफिशियल्स ने जो जानकारी दी कि वो 18 मीटर बचा है, 18 मीटर बहुत जल्द कवर कर दिया जाएगा। उस हिसाब से अगर 18 मीटर कर लिया जाएगा यानी 3 पाइप और जाएंगे, और इन्होंने 42 बताया था, यानी 8वां, 9वां और 10वां। हो सकता है कि वो 11वां जो पाइप जाए वो आधा जाए। लगातार हम इस बात की कर रहे थे कि 11 पाइप तक जाएंगे और 6-6 मीटर के जाएंगे, यानी 66 मीटर्स हो गया, एक पाइप है। तो ये जो कैलकुलेशन है, इस हिसाब से हो सकता है कि रात 10 बजे 11 बजे एक अच्छी खबर आए। लेकिन जब ऑफिशियल्स अभी उनका जो आना है 5 बजे या 5:30 बजे के करीब वो ब्रीफिंग करते हैं, वो इस बात की जानकारी देंगे कि कितना मीटर हम कामयाब हो चुके हैं, कितना मीटर बचा है। और क्योंकि उन्होंने कहा था 39 में 3 या 2 मीटर जो वेल्डिंग के लिए होता है, जो लाइटिंग करते हैं, दूसरे पाइप जोड़ने के लिए वेल्डिंग होता है, उसके लिए, तो उस हिसाब से 42 मीटर जा चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि 18 मीटर और जाना है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही है। 9 तारीख से लगातार पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि जिस तेज़ी से काम होगा उस तेज़ी से हम उन तक पहुंच पाएंगे, और एक तरह से जो लंबे समय तक वो लोग जो अंदर फंसे थे वो बाहर निकल पाएंगे। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, अक्सर यहाँ पे जो लोकल लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत समय से देख रहे हैं कि उनके जो यहाँ पे काम करने वाले श्रमिक हैं वो फंसे हैं। दरअसल वो दिवाली के दिन, जिस दिन दिवाली थी उस दिन वो अंदर फंसे थे। और लगभग यानी अब पहाड़ों में कहा जाता था कि जब भगवान राम लौटे थे तो 13 दिन बाद उनको, या 11 दिन बाद उनको जानकारी मिली थी कि वो अयोध्या लौट गए और दिवाली मनाई गई थी। बूढ़ी दिवाली और इगास के नाम से उत्तराखंड में जाता है। तो लोगों का कहना है कि कम से कम वो इगास के दिन, यानी जिस दिन बूढ़ी दिवाली और वैसी दिवाली, तो हो सकता है कि इन लोगों की बूढ़ी दिवाली और इगास हो जाए और ये बाहर आ जाए। तो ये चीज़ें चल रही है, हर कोई पॉजिटिव थिंग पे ले रहा है। ये बात इसलिए बताएगी कि पॉजिटिव थिंग पे ले रहा है। फिलहाल अब जब ऑफिशियल्स आएंगे वो बताएंगे कि कितना मीटर रह गया, लेकिन फिलहाल उनकी जो जानकारी थी, जो आखिरी उन्होंने ब्रीफिंग करी थी, उस हिसाब से 18 मीटर यानी 3 पाइप 6-6 मीटर के बचे थे जाने। जी
बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानकारी ताज़ा इस वक्त हमारी अपडेट जो है वो दर्शकों को देने के लिए। लेकिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो सुरंग है उसे निकालने के बाद मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए इंतजामात जो हैं वो कर दिए गए हैं। एम्बुलेंसेस तैनात कर दी गई हैं। यहाँ 4 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, जबकि 35 एम्बुलेंस तैयार रखे गए हैं। घटनास्थल पर जो पार्किंग है उसकी जगह ना होने के कारण इन्हें कुछ दूरी पर तैनात किया गया है। इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं हैं कि जब मजदूर बाहर निकले, अगर उन्हें किसी भी तरीके की मेडिकल ज़रूरत हो तो ये सब एम्बुलेंस उससे निपटने के लिए सक्षम है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ऑगर मशीन बेहतर काम कर रही है और जल्द ही उनके पास पहुंचा जा सकेगा। जिस तरीके से ड्रिलिंग की स्पीड हो रही है, पहुंचा जा सकेगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण ये है, एम्बुलेंस ठीक मेरे पीछे खड़ी है। मकसद यही है कि जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर भेजा जाएगा। पहले उनका चेकअप किया जाएगा। चेकअप करने के बाद तमाम वो उनसे चीज़ें जो जिला अस्पताल उत्तरकाशी का है वहाँ पे ले जाया जाएगा। इन 41 लोगों को लगभग 10 से 12 एम्बुलेंस फिलहाल मंगाई गई है और हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय में रखा गया है कि किसी की अगर ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो उसको हायर सेंटर यानी ऋषिकेश एम्स और देहरादून के तमाम बड़े अस्पतालों में भेजा जाएगा। मेडिकल, चूंकि इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है मेडिकल प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से, इसको सबको लेकर ट्रायल हो चुका है। इस वक्त ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, इसी तरह से तमाम जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि इमरजेंसी में इनको भेजा जाएगा। एक ग्रीन जोन बनाया जाएगा, जैसे ये लोग बाहर आएंगे ग्रीन जोन बनाया जाएगा। उस ग्रीन जोन में पूरी तरह से एम्बुलेंस को यहाँ से मूवमेंट होगा। स्ट्रेचर यहाँ पर मौजूद है, ऑक्सीजन वहाँ पर रखे गए हैं। उनको ऑक्सीजन किसी भी अगर कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखी गई है। मेडिक पूरी है, वो जो ड्रॉज देख रहे हैं उसके अंदर दवाइयाँ हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, तमाम वो चीज़ें हैं और लगातार जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो रखी गई है। यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस में चीज़ें रखी गई है किस तरीके से ये इमरजेंसी में काम आती है और क्योंकि 41 लोगों को बाहर। जी देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट जब आता है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होता है। उसकी जो पल्स चेक की जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसका सैचुरेशन कितना चल रहा है वो सब देखा जाता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की उसमें कमी आ रही है तो हमारे लिए जो ये ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए मास्क इसमें लगे हुए हैं, ऑक्सीजन मास्क इसमें अवेलेबल है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सक्शन मशीन भी हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। बीपी उसका जो है चेकअप कर दिया जाएगा, बीपी उसका डाउन है, अप है या जो है सामान्य स्थिति में उसका बना हुआ है। इसके बाद अगर कोई चीज़ उसकी कमी लगती है तो हमारे पास इसके लिए मेडिसिन भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। कुछ चीज़ें जो है हमारे पास उपलब्ध होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे फ्लूइड्स की अगर कमी होती है तो उसके लिए आईवी सेट हैं, कैनुला हैं, या पर्याप्त मात्रा में जो हमारे पास मेडिसिन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी हमारे पास इसमें जो है मेडिसिन काफ़ी सारी रखी गई है किसी इमरजेंसी के लिए ना, कि किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो ये देखिए ये हो गया है, फ्लूइड्स इसमें पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास जितनी भी इस एम्बुलेंस में फैसिलिटी दी जाती है, हर एक चीज़ यहाँ पर मुहैया कर दी जाएगी इनको। बिल्कुल, ये इसीलिए रखी गई है कि कोई भी इमरजेंसी हो। ये ऊपर रैक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये ड्रॉज है, ये बीपी नापने के लिए है, इसमें चीज़ें रखी, ये ऑक्सीजन का है। तो कुल मिलाकर इनका जो मकसद यही है कि 41 लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर मेडिकल में कोई उनको चीज़ें चाहिए तो ये एम्बुलेंस तत्काल उनको देगी और यहाँ से जिला अस्पताल तक पहुँचाया जा सकेगा। तो लगातार मेडिकल प्रिपरेशन हो चुकी है और तैयारी इस बात की है कि कब वो बाहर आएँ और उम्मीद है कि जल्द वो बाहर आएंगे और उनको यहाँ से मेडिकल के थ्रू हायर सेंटर हॉस्पिटल भेजा जाएगा। सिरकारा टनल से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। इधर एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने कहा है कि जल्दी ही फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कोशिशें एक साथ चल रही हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त उनकी प्रार्थना सबके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और जो वहां पर जितने लोग लगे हुए हैं काम में उनके लिए होनी चाहिए। जी और जी सर, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर में शायद हमको किसी ना किसी तरह की सक्सेस अगले 24 घंटे में लेफ्टिनेंट जनरल साहब। नहीं, ये मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक करना है, चाहता हूं। ठीक है, वह लेना मालूम है
मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है ठीक है कि सर, इस तरह के ऑपरेशन में ठीक है सर। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद रखता हूं जरूर कि अगले कुछ समय में ये जी सर। हमको सक्सेस मिल जाएगी। सुरंग में फंसे मजदूरों के कुछ परिजनों से हमारे सहयोगी किशोर रावत ने बात भी की, आपको जरा वो भी सुनवाते हैं। बिल्कुल 11 दिन हो चुके हैं और लगातार लोग इसी आस में हैं कि कब उनके लोग बाहर निकल आएंगे। उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर भटक रहे हैं, कब उनसे बातचीत कराएगी। कई लोगों को बातचीत नहीं कराएगी, कई लोग इस तलाश में है कि कब उनके लोग बाहर आएंगे और कोई उनको पुख्ता जानकारी मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर जो परिजन हैं जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके लोग बाहर आएंगे और इनके मन में भी सवाल है, कई तरह के सवाल है। चूँकि ये पीड़ित है क्योंकि इनके लोग अंदर है और इस बात की इनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कब तक वो आएंगे। सर सवाल यही है कि कब तक बाहर आएंगे, कोई हमें जानकारी मिल नहीं पा रही है कब तक बाहर आ जाएंगे। बस यही वो कह रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी हम उनको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन क्लियरिटी कुछ नहीं है कि कब तक बाहर आएंगे, क्या है कुछ बता नहीं रहे हैं। आपके मन में क्या सवाल है, क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी समय से भटक रहे हैं, चाह रहे हैं कि कब लोग बाहर निकलें? सवाल यही है कि लाइक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे वहाँ पर, इमरजेंसी एग्जिट पाइप होने चाहिए थे, वो नहीं थे वहाँ पर। और पहले से इन लोगों को पता था, जो सुनने में आया कि जो टनल है वो बीच से जो 90 मीटर से लेकर 150 मीटर तक वो डेंजर जोन में है, तो वहाँ पर इन्होंने कोई सेफ्टी के लिए कोई ह्यूम पाइप या कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा था। तो इस वजह से मतलब अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट है तो ये चीज़ें को ये मानक बना के पहले से ही रखना चाहिए था। बिल्कुल। मैं आपके कोई छोटे भाई अंदर, आपको किसने जानकारी दी या बताया यहाँ पे कुछ आपके साथ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे आप क्योंकि आपके लोग फंसे हैं, आप एक तरह से पीड़ित ही है, दर दर भटक रहे हैं, क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई क्या? नहीं, हमें तो जानकारी उसके साथ में काम करने वाले ने दिया। जब वो घर से वापस आया, छुट्टी गया था वो, तब उसका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे करके पुष्कर उधर फंसा हुआ है और ऐसे ऐसे है, इतने दिन से इतनी तारीख को ये हो गया था करके, उससे जानकारी मिली हमें। वहाँ की कंपनी के थ्रू हमें कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, एक चीज़ जानना चाह रहा, आप यहाँ पे आए 11 दिन हो गए हैं आपको इन चीज़ों को घटना कर कैसे रह रहे हो यहाँ पे, कैसे आ रहे हो, खाने पीने का क्या है? छठे सातवें दिन इन्होंने प्रशासन की तरफ से होटल्स करवाए थे, उससे पहले हम ऐसे ही भटक रहे थे, रात को रोडों में ही बैठ जा रहे थे। तो यहाँ पे तो ठंड बहुत है। ठंड थी तो क्या करते, गाड़ी थी उसी में सो जा रहे थे। तो बाद में फिर कॉल्स आए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ परिजनों का, बाद में करवाया गया रजिस्ट्रेशन भी। तो आप भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बाद में बताया गया कि आपने जब बोला होगा इनको कि भाई मेरे लोग भी यहाँ पे, तब आपसे पूछताछ की गई कि फिर पहले किसी ने पूछा? आपदा टीम चंपावत में है, पांडे जी उन्होंने करवाया था, मनोज पांडे जी हैं, उन्होंने करवाया था फिर यहाँ पर। तो आपको भी यही स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? जी जी हाँ, वहीं से हुई थी हमारी बात। तो यहाँ कुछ नहीं बताया इन्होंने? इधर से तो कुछ नहीं, वहीं चंपाव से उन पांडे जी ने फ़ोन किया था, तो फिर उन्होंने कहा था उधर मिल लेना, वहाँ पर जाना करके आपदा वालों के पास, तो उधर से हुई फिर पांडे जी के थ्रू। बिल्कुल, ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। जो 41 लोग फंसे हुए हैं उनके मन में सवाल है, और जो इन्होंने सवाल मिले वो भी जायज़ है। और किस तरीके से इनको यहाँ परेशानी का सामना करना हो रहा है, इनका ये कहना है कि हमें बताया नहीं गया, हमने खुद अपने तरीके से की। तो ये बहुत सारे इसी तरह से जो अन्य 41 के लोगों के परिजन हैं, ये भी उनमें शामिल है, इनके सवाल है। वहीं डीआरडीओ के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले 2 रोबोट जो हैं वो बचाव अभियान में अब शामिल हो गए हैं उत्तरकाशी में। वो भी जरा कैसे काम कर रहे हैं वो आपको जरा दिखाते हैं। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीआरडीओ ने रिमोट से चलने वाले अपने 2 व्हीकल भेजे हैं, जिसको आप रोबोट भी कह सकते हैं आम भाषा में। पहला है कन्फाइंड स्पेस आरओबी, यानी कि दक्ष मिनी। लिमिटेड एरिया में इसका इस्तेमाल होता है। आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस आईडी को हैंडल करने में इसका बखूबी इस्तेमाल करती है। 200 मीटर की रेंज है। बैटरी से चलने वाला व्हीकल 2 घंटे तक काम कर सकता है। यह 2 मीटर वर्टिकल और 1 मीटर हॉरिजॉन्टल काम करता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगे हुए हैं। इसको कमांड एंड कंट्रोल दिया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें मैनिपुलेटर आर्म के जरिए 20 किलो का सामान भी उठा सकता है। यानी मजदूरों को जरूरत पड़ने पर
आप खाना भी पहुंचा सकते हैं। और ये जो कैमरा जो है, ये जो इसको रियल टाइम देखा जा सकता है, इसका जो रिजल्ट होता है। दूसरा है सर्विलांस आरओबी, यानी कि दक्ष स्काउट। इसका इस्तेमाल निगरानी के साथ साथ बम को डिफ्यूज करने के लिए होता है। यह किसी भी जमीन पर चल सकता है, उबड़ खाबड़ हो या कैसा भी इलाका हो। सीढ़ी पर चढ़ सकता है, ढलान से उतर भी सकता है। इसमें जो कैमरा लगे हुए हैं, आगे पीछे चारों तरफ लगे हुए हैं, और सब कुछ रियल टाइम आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों का जो है, जब मास्टर कंट्रोल जो है, बैक पैक बेस्ड है, यानी आप इसको कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। हालांकि डीआरडीओ के ये 2 रोबोट का इस्तेमाल एजेंसियां कैसी कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डीआरडीओ का कहना है कि बचाव अभियान में जो एजेंसी लगी हुई है, उन्होंने डिमांड की थी तो वो दे दिया है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल एजेंसी जैसे भी जिस सूरत में करना चाहे, उसे कोई परहेज नहीं है। बड़ी बात यह है कि मजदूर जो है सुरक्षित बाहर निकलना है। इसका इस्तेमाल सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस बखूबी करती है। डीआरडीओ का यह भी कहना है कि यह जो व्हीकल है, यह पूरी तरह से कारगर है, परफेक्ट है। इसके पीछे है डीआरडीओ की 2 दशक की मेहनत। तो डीआरडीओ ने भी अपना इसमें जो है हाथ बटाने की कोशिश की है। इन दोनों जो रोबोट हैं उससे कोशिश की जा रही है कि इस काम में और तेज़ी लाई जा सके। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जम्मू कश्मीर, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक ज़बरदस्त एनकाउंटर चल रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि कुछ जवान जो हैं इस एनकाउंटर साइट पर, यानी कि जहां ये घटनास्थल है, उस वहाँ घायल भी हुए हैं। सेना के स्पेशल फोर्सेस और पुलिस ने इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना पर अभियान शुरू किया था, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ जो है वो इस वक्त जारी है। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी लेकर। नज़ीर, ये कितना समय हो चुका है इस एनकाउंटर पर और क्या अभी शक जताया जा रहा है, किस ग्रुप से रिलेटेड आतंकवादी हैं ये? देखिए, ये ऑपरेशन आज सवेरे आर्मी और पुलिस ने ज्वाइंटली शुरू किया कालाकोट के जंगलों में। और जब उनको इत्तला मिली कि वहां कुछ आतंकी छुपे हैं, उन पे एक भारी फायरिंग हुई और जिसमें 3 या 4 जो सुरक्षा सेना के लोग हैं वो घायल हुए हैं। एक ऑफिसर के मरने की भी खबर है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी सेना या पुलिस ने आधिकारिक तौर पे नहीं की है। लेकिन काफी गोलाबारी हुई और इन जंगलों में हमने देखा कि पिछले 1-2 साल से बड़ी तादाद में इनकाउंटर हो रहे हैं और सुरक्षा फोर्सेस को काफी नुकसान भी हो रहा है। और कई इनकाउंटर के बाद मिलिटेंट भागने भी कामयाब हुए हैं। कहा जाता है 3 या 4 मिलिटेंट छुपे थे उन जंगलों में। जब सुरक्षा फोर्सेस ने, जिसमें स्पेशल फोर्सेस दिया, उन्होंने वहां दावा बोला, ऑपरेशन शुरू किया, काफी फायरिंग हुई। अभी तक इसकी कोई इतला नहीं है कि क्या कोई मिलिटेंट इस ऑपरेशन में मारा गया या नहीं, लेकिन काफी गोलाबारी जारी है और ऑपरेशन इस वक्त कालाकोट के राजौरी के इन जंगलों में जारी है। इस साल भी कहीं एक बड़ी मुठभेड़ इस इलाके में हुई, राजौरी और पूंछ इलाके में हुई, जिसमें सेना का नुकसान हुआ। कहीं एक आतंकी मिलिटेंट मारे गए और जितने भी मिलिटेंट वहां होते हैं ये सारे पाकिस्तान से आते हैं, घुसपैठ करके आते हैं। तो ये सबसे एक बड़ा चैलेंज है अब सुरक्षा फोर्सेस के लिए, क्योंकि जंगलों में ये पनाह ले रहे हैं, जंगलों में छुप जाते हैं, पहाड़ों में छुप के। ये सुरक्षा फोर्स के लिए कोई आसान काम नहीं होता है। कहना आसान है, लेकिन इन जगहों पे ऑपरेशन करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए हमने देखा कि जिस तरह कुकरनाग में सितंबर 13 को ऑपरेशन इनकाउंटर हुआ, जिसमें सेना का भारी नुकसान हुआ। यहाँ अनंतनाग जिले में एक कर्नल मारा गया, एक मेजर मारा गया, पुलिस का एक डीएसपी मारा गया। इसी तरह इस साल में अप्रैल और मई में 10 सेना के लोग, जिसमें 5 स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स शामिल थे, वो मारे गए। अगस्त में भी वहां इनकाउंटर हुआ, 3 सोल्जर्स मारे गए, कई एक मिलिटेंट इस दौरान मारे गए। लेकिन इनकाउंटर में एक बड़ा चैलेंज है किस तरह जिस जंगल वॉरफेयर को, जिसमें अब मिलिटेंटों ने एक रणनीति एक चेंज की है कि अर्बन वॉरफेयर हो या जहां बस्तियों में होते, उससे बढ़ के जो पाकिस्तान से आते हैं वो जंगलों में पनाह लेते हैं। एक ये वजह है कि लोग उनको अब शेल्टर नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात है कि वो आसानी से सुरक्षा फोर्सेस उनको किसी के घर में मारते हैं, लेकिन जब वो जंगलों में बैठते हैं तो काफी मुश्किल होता है। और इसी तरह का ऑपरेशन इस वक्त कालाकोट के इन जंगलों में है, जहां ये इतला है 3 या 4 सेना के लोग इसमें जख्मी हुए हैं।
चलिए बात राजनीति की करते हैं और राजस्थान में 25 तारीख को चुनाव है, उससे पहले किस तरीके से ताकत झोंकी जा रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उसकी बात करते हैं। प्रचार की जो समय सीमा है वो कल खत्म हो जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम दौर में है। सभी दलों ने कल शाम को खत्म होने वाले प्रचार से पहले अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले लगातार 3 दिनों से राजस्थान में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आज वो फिर डूंगरपुर पहुंचे। वहां पर बीजेपी की एक रैली में उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला किया। गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि इस बार जनता कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे अशोक गहलोत। आपको ये बताते हैं कि 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव है। उससे पहले जरा सुनवा दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलीज में क्या क्या कहा। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है, इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। राजस्थान को दंगों, अपराधों, बहनों बेटियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त करो। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई इसलिए भी जरूरी है ताकि यहां केंद्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू हो। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैली और रोड शो कर रहे हैं, वहीं राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि वो भाषण देते हैं, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जहां भी आप जाते हो, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो। ओबीसी शब्द से आपने चुनाव जीत लिया। 12,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उसमें आप घूमते हो, विदेश जाते हो, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो। ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है, आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले। 2 घंटे का भाषण किया उसके बाद, मगर जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में हैं। आज पाली, जालौर और राजस्थान के अलग अलग इलाकों में उनका चुनावी प्रचार का कार्यक्रम लगा हुआ है। गृह मंत्री ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी ने उनका सम्मान किया है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। ये गहलोत सरकार ने बनाओगे ना, दलितों को अपमानित करने के लिए भगवान कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं। जब तक कांग्रेस पार्टी रही, उनको भारत रत्न नहीं मिला, उनके स्थानों को सम्मान नहीं मिला। हमने महू में अंबेडकर का जन्मस्थान बनाया, लंदन में स्मारक बनाया, नागपुर में दीक्षा भूमि बनाई, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थान बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाई। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी राजस्थान में हैं।
कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही हैं कि अपने बड़े बड़े नेताओं को राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए मैदान में उतारा जाए। राजस्थान में प्रचार करते हुए शाहपुरा में भारतीय जनता पार्टी पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और कहा कि कैसे राजस्थान में उनकी सरकार ने रोजगार दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में रोजगार के मामले में हालत खस्ता है। राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं, तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख रोजगार हमने बजट में हमने घोषणा की थी, उसमें से 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। यही बात जब मैं मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार है वहां 18 सालों से, बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। राजस्थान में किस तरीके से चुनाव का प्रचार परवान चल रहा है और कैसे अब बिसात पूरी सज गई है, उस पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी आशा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशा, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लगातार रोड शो हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, उससे पहले भी था। रोज हम देखें तो बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस बीजेपी के वहां पर जनता को लुभाने के लिए उतर गए मैदान में। क्या ऐसे बड़े फैक्टर हैं, क्या क्या बातें हैं जो कम से कम जनता के बीच में इस वक्त चल रही हैं चुनाव से पहले? देखिए, अगर आप दोनों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राहुल गांधी की रैलीज को आप देखेंगे और सुनेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो उसमें साफ है कि जो कांग्रेस है वो ओबीसी वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ ओबीसी वोटर नहीं, लेकिन पूरा जो ओबीसी ब्लॉक है जो 50% है, राजस्थान में 50% से ज़्यादा बताया जाता है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कास्ट सर्वे भी प्रॉमिस किया है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि ओपीएस, हेल्थ स्कीम और ये कास्ट सर्वे उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो बीजेपी है, प्रधानमंत्री जो हैं वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं और उन्होंने एक जगह ये भी बोला है जो सिंपैथी है सचिन पायलट के लिए, शायद वो अभी हमने प्ले नहीं किया है वो बाइट, लेकिन उन्होंने कहा है कि राजेश पायलट तो नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सचिन उनके बेटे से बदला ले रही है। तो जो एक सिंपैथी फैक्टर है कि सचिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात को लेकर और जो पूरा गुर्जर वोट बैंक है उसको लेकर एक तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आपने सुना कि जो अमित शाह बोल रहे थे एससी वोट को लेकर, तो वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही। और आजकल क्या है कि जो पहले मानते थे कि कांग्रेस का वोटर है एससी, अब ऐसा नहीं है। इनफैक्ट लास्ट इलेक्शन में और खासकर लोकसभा में पूरी तरह से ये एक तरफा शिफ्ट हुआ है। और दूसरा जो पीएम ने डूंगरपुर में रैली करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर बीटीपी और जो भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी जो है ना, जिनकी पकड़ बन रही है आदिवासियों में, डिस्पाइट ऑल द वर्क दैट हैज बीन डन बाय द वनवासी कल्याण परिषद, तो ट्राइबल वोट जो है ना उसको अभी भी दोनों पार्टीज लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं किस तरह से जातिगत समीकरण, किस तरह से जो इश्यूज है, सिंपैथी फैक्टर है फॉर सचिन पायलट फॉर एग्जांपल कि वो नहीं बन पाए सीएम, आई बेग योर पार्डन। तो ये सारी बातों को लेकर ये रैलियां हो रही है जी। लेकिन ये कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बार बार बात होती है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में झगड़ा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सिंपैथी फैक्टर में वो कभी ये नहीं कहते दिख रहे कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। ये भी एक बड़ा सवाल होगा सचिन पायलट और उनके समर्थकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो बाबा रामदेव की जो एक कंपनी है पतंजलि, उसको फटकार लगाई है। कहा गया है कि एलोपैथी को लेकर उसके खिलाफ भ्रामक दावे पतंजलि ने विज्ञापनों के द्वारा प्रकाशित किए हैं, उसको लेकर पतंजलि को फटकार लगाई गई है। कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जस्टिस अमानुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की जो बेंच है, पीठ है, उसने पतंजलि को भविष्य में ऐसे विज्ञापनों को, बयानों को ना जारी करने की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ऐसा होगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
जस्टिस समानुल्लाह ने कहा है कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस पर कड़ी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अपनाते हुए ये टिप्पणी की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने पतंजलि के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए उन्हें रोक लगाने की अपील की गई थी। आपको ये बता दें कि पहले भी जो रामदेव हैं उनकी दवाओं को और दावों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कोविड के समय उन्होंने जो दावा पेश किया था उसके बाद में उन्होंने जो अपना जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि सेहत ठीक रखने वाला जो उत्पादन है उसकी तरह पेश किया जाए। उन्होंने एक एंटी कोविड पिल, मतलब उन्होंने कहा था कि दुनिया की पहली हमने कोविड पिल बना दी है, इस तरह के दावे किए गए थे। लेकिन आज जो गुरु रामदेव हरिद्वार में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने दावा किया कि उन्हें उनके विज्ञापन में कुछ भी झूठ नहीं है। अगर कुछ गलत पाया जाए तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाए। उनके मुताबिक ये जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ अभियान चला रहा है। इजराइल कैबिनेट ने हमास के साथ सीज फायर समझौते को मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इस वक्त जो खबर है वो आ रही है। 4 दिन तक गाजा पर हमला नहीं करेगा इजराइल। हमास करीब 50 इजरायली बंदूकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाएं और बच्चे हैं। रिहा किए जाने के बाद ये बात कही जा रही है कि इसके बाद हर 10 बंदूकों को छोड़ने पर 1 दिन और हमले जो है वो इजराइल नहीं करेगा। सीज फायर कब शुरू होगी? ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कल सुबह 10 बजे तक सीज फायर जो है उसकी शुरुआत की जाएगी और उसके बाद 4 दिन तक ये सीज फायर टिकी रहेगी। हमास के पास इजराइल के करीब 240 बंधक हैं और बैठक से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल हमले जारी रखेगा। ये कल से लागू हो सकता है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, ये जो काफ़ी दिनों से कवायद चल रही थी कतर और अमेरिका की, बहुत दिनों से पहल के बाद अब ये कम से कम कुछ नतीजा सामने आया है। 10,000 11,000 लोग गाजा पट्टी पर मारे जा चुके हैं। तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या इसके बदले में कुछ फिलिस्तीनियों को भी, महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ा जाएगा? किस तरीके की डील हुई है ये? जी देखिए, जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये है कि 50 बंधकों को हमास छोड़ेगा, जिसमें कि 19 साल से कम उम्र के बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इसके एवज में 300 फिलिस्तीनियों को इजराइल जो है अपनी जेलों से रिहा करेगा। आपको याद होगा तो पहले एक शर्त हमास की तरफ से आई थी जिसमें उसने ये कहा था कि 6,000 फिलिस्तीनी जो हैं वो इजराइल की अलग अलग जेलों में बंद हैं और अगर उन 6,000 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाता है तो हमास जो है बंधकों को रिहा करेगा। हालांकि ये डील तब नहीं हो पाई, लेकिन अब कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद और लगातार निगोसिएशंस के बाद जो है कतर और इजिप्ट की तरफ से जो मध्यस्थता की गई उसका नतीजा ये है कि 50 बंधकों की रिहाई के लिए हमास तैयार हो गया है और उसके बदले में 300 फिलिस्तीनियों को जो इजराइल है वो छोड़ेगा। साथ ही साथ ये भी तय हुआ है कि जो इन 4 दिनों में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो मानवीय मदद है, वो गाजा में बड़ी मात्रा में भेजी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो शरणार्थी के तौर पर रहने को मजबूर हैं। उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, सर पे छत नहीं है, ईंधन नहीं है, जिसकी वजह से साफ पानी नहीं मिल पा रहा। तो इन 4 दिनों में उनको मदद सामग्री जो है वो पहुंचाई जाएगी राफा बॉर्डर के जरिए। हालांकि अभी भी मदद सामग्री जा रही है, लेकिन चंद ट्रक ही रोज वहां पर जा पा रहे हैं। जब युद्ध विराम होगा तो बड़ी तादाद में ट्रकों का वहां पे आना जाना हो पाएगा। एक अहम बात यह भी है कि इजराइल की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और 24 घंटे तक इस पर अभी रोक इसलिए है क्योंकि कोई भी, किसी को भी आपत्ति हो अगर फिलिस्तीनियों को छोड़ने में तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन हमास के अधिकारी के हवाले से जानकारी आई है कि कल 10 बजे सुबह से ये युद्ध विराम लागू होगा और 10 नाम जो हैं वो किन बंधकों को छोड़ेगा वो नाम जो है वो इजराइल की सरकार को उसकी तरफ से दी जा चुकी है। तो ये पूरी अब उम्मीद है कि कल 10 बजे से ये युद्ध विराम जो है लागू हो जाएगा, जो 4 दिनों तक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कम से कम कुछ राहत ज़रूर है। कितने समय तक रहेगी 4 दिनों के बाद ये देखना ज़रूरी होगा। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।